हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। क्लास 12th में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग एनपीओ बोलते हैं, हम लोग का चल रहा था। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है फंड। इसको समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो बुक में क्वेश्चन होंगे उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए और दिमाग में बैठ जाए क्या होता है फंड और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? हम लोग डीके गोयल का बुक फॉलो कर रहे हैं। अगर डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो ताकि आपको क्वेश्चन सामने में अवेलेबल। आइए शुरू करते हैं कि सर फंड क्या होता है। हम बोले फंड का मतलब होता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको कोई पैसा मिला है और वो पैसा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। सर स्पेसिफिक पर्पस मतलब, हम बोल रहे स्पेसिफिक पर्पस का मतलब कि एक पर्टिकुलर काम, उसी में वो पैसा खर्चा किया जा सकता है, उसको बोल रहे हैं स्पेसिफिक पर्पस। जैसे मेरा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में तो पैसा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों से, अपने मेंबर से सबसे बोल रहे हैं भाई टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए। तो जब हम ये बोल के पैसा मांग रहे हैं कि हम टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, तो हमको जो उसके लिए पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं टूर्नामेंट का फंड। क्योंकि सर फंड चाहिए टूर्नामेंट कराने के लिए, तो टूर्नामेंट का फंड चाहिए। तो जो पैसा हम ले रहे हैं और लोग हमको बोल के भी दे रहे हैं कि भाई लो मेरे तरफ से 500 रुपया ले लो, मेरे तरफ से 1000 रुपया ले लो, और बोल रहा है लो टूर्नामेंट तुम इससे कराना। तो ऐसे अमाउंट जो कि पहले से बता दिया जाता है कि किस पर्पस के लिए है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक पर्पस। और जब वो पैसा हम लोगों को मिलता है तो उसको हम अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर सकते, अपने मन के हिसाब से नहीं कि हाँ टूर्नामेंट के नाम पे पैसा लिए और हम करा कुछ और काम रहे, उससे हम कुछ और यूज कर ले रहे उस पैसे का। नहीं, जब हम लोग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड इकट्ठा करते हैं तो वो फंड का इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए होना चाहिए, और जब तक उस पर्पस को आप मीट नहीं कर लेते हैं तो वो जो पैसा मिलता है वो इनकम नहीं है। जैसे हम टूर्नामेंट के नाम पे पैसा इकट्ठा किए, मेरे पास फंड जमा हो गया 1 लाख रुपया, तो क्या हम इस 1 लाख रुपए के फंड को इनकम बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये इनकम नहीं है। जब तक टूर्नामेंट नहीं होगा तब तक ये फंड मेरे पास पड़ा रहेगा, और ये फंड जो मिला है वो इनकम थोड़ी है। क्यों नहीं इनकम है सर? क्योंकि भैया इनकम तो उसको बोलेंगे ना जिसको हम अपने हिसाब से यूज कर सके। ये तो वो पैसा है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ टूर्नामेंट करा सकते हैं, तो ये कैसा इनकम है मेरे लिए? तो सर ये एक लाइबिलिटी है, ये इनकम उनकम नहीं है। ये क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो फंड एक लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कब तक है? जब तक हम टूर्नामेंट करा के इस पैसे को खत्म ना कर दे। जिस दिन हम टूर्नामेंट कराएंगे और इस पैसे को खर्चा कर देंगे, मेरा लाइबिलिटी ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाएगा। आप बात समझते हैं मेरा कि सर टूर्नामेंट का जो फंड होता है, कोई भी फंड, टूर्नामेंट क्या, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, किसी भी तरह का फंड अगर आपको मिलता है तो वो फंड क्या कहलाता है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी कहां जाएगा? सर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। हम बोले गुड। एक बात आपके दिमाग में हम डाले कि किसी भी तरह का फंड जो होता है वो फंड क्या कहलाता है? लाइबिलिटी कहलाता है, और वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाता है। और क्यों लाइबिलिटी कहलाता है? क्योंकि सर वो एक स्पेसिफिक काम के लिए मिला है। आप उस पैसे को सिर्फ उसी काम पे खर्च कर सकते हैं, किसी और काम पे खर्च नहीं कर सकते। एक बात क्लियर। दूसरा बात, अब मान लो हमको फंड तो मिल गया। अब जरूरी थोड़ी है कि जो फंड मिला, आज मेरा फंड कंप्लीट हुआ, हम सोच के रखे 1 लाख रुपए जमा होगा, तो जैसे ही 1 लाख रुपए जमा होगा हम अगला दिन टूर्नामेंट करा देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। जब हम लोग पैसा जमा कर लेते हैं तो फिर एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, एक टाइम फिक्स किया जाता है कि हाँ भाई इस टाइम पे कराया जाएगा, उससे पहले तैयारियां होंगी, तो उन सब के लिए टाइम चाहिए। तो जब हम लोग फंड रिसीव कर लेते हैं तो वो फंड बन जाता है लाइबिलिटी। हो सकता है टूर्नामेंट कराने में हमको अभी 6 महीने का टाइम लगे, क्वाइट पॉसिबल कि हाँ सर अभी तो अप्रैल मई का कड़कड़ाता गर्मी चल रहा है, इस गर्मी में क्यों कराइएगा, थोड़ा रुक जाइए, नवंबर दिसंबर आने दीजिए, ठंड आ जाएगा तो टूर्नामेंट कराने का मजा भी आएगा। तो हम 6 महीना रुकना चाहते हैं। अब जब हम 6 महीना रुका रहेंगे
तो पैसा तो मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो पैसा हम सोचे कि भाई मेरे पास रहेगा 1,00,000 रुपया, तो वो 1 ही लाख रहेगा। क्यों ना हम इस पैसे को ले जाकर के बैंक में इन्वेस्ट कर दें, बैंक सेफ है। तो हम क्या किए, इस पैसे को बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसा हमको मिला उसको हम जाके इन्वेस्ट कर दिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर बैंक में आप जाकर के उसका एफडी कर दीजिएगा तो बैंक आपको 6 महीना क्या देने वाला है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो इनकम है, बोले हाँ। तो बोला गया कि किसी लाइबिलिटी से इनकम जनरेट नहीं हो सकता है। अगर आपके पास फंड का पैसा है, फंड एक लाइबिलिटी है, तो भैया उस फंड को जब आप कहीं जमा करके पैसा उठाइएगा, मतलब इनकम जनरेट कीजिएगा, तो वो इनकम नहीं माना जाएगा, वो भी लाइबिलिटी बन जाएगा। जो इंटरेस्ट हमको बैंक से मिलेगा उस इंटरेस्ट को आप इनकम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी। इसका लॉजिक क्या दिया गया, हम बोले सुनिए इसका लॉजिक क्या दिया गया। अगर हम ये बोल दे, आप समझ लीजिए मेरा एनजीओ है, हम 1,00,000 जमा कर लिए। अगर हमको ये बोला जाता कि भाई इसको तुम एफडी कर दो, उस पर जो पैसा बनेगा वो पैसा इनकम हो जाएगा, वो तुम्हारा इनकम हो जाएगा, तो फिर हम क्या चाहेंगे कि भैया टूर्नामेंट 6 महीना बाद ना हो, 5 साल बाद हो। क्यों? क्योंकि 5 साल तक जो उस पर इंटरेस्ट होगा वो मेरा इनकम बन जाएगा, 5 साल बाद टूर्नामेंट करा देंगे। तो ऐसे करने से तो लोगों के मन में लालच आएगा कि भाई फंड के नाम टूर्नामेंट का पैसा लेके हम अपने लिए पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक में रख के एफडी उसका निकालते जा, उस पर इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं, तो उससे काम क्या होगा, डिले होगा। इसलिए बोला गया ना 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 ना, जो फंड होगा उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट कीजिएगा वो इनकम नहीं माना जाएगा, वो भी फंड का ही पार्ट बन जाएगा, मतलब वो फंड में आके जुड़ जाएगा, आपका लायबिलिटी और बढ़ेगा। अगर हम 1,00,000 रुपया बैंक में जमा कर दिए तो 6 महीना बाद जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बोल रही है लीजिए आपको हम 5,000 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो मेरे पास जो 5,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला, जमा किए 1,00,000, बैंक हमको 1,05,000 दे रहा है, तो 5,000 का क्या दे रहा है, इंटरेस्ट। हम बोल रहे हैं सर आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा। कल तक जो फंड के नाम से आप 1,00,000 रुपया लिखते थे, अब वो लायबिलिटी बढ़ के कितना हो जाएगा, 1,00,000 फंड प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फंड 5,000, तो लायबिलिटी कितना बन गया, 1,05,000। बात समझते हैं आप मेरा? तो सर इसका मतलब यह हुआ कि फंड से रिलेटेड अगर कोई इनकम जनरेट होता है तो वो इनकम नहीं माना जाएगा, वो फंड का ही पार्ट माना जाएगा और लायबिलिटी जो फंड का लायबिलिटी है उसमें ऐड हो जाएगा। हम बोले बिल्कुल। अच्छा, तो ये भी क्लियर हो गया? हम बोले हाँ। उसके बाद आगे बताइए। और फिर जब हम लोग फंड से रिलेटेड खर्चा करेंगे तो वो एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, वो एक्सपेंस लायबिलिटी से माइनस होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो टूर्नामेंट कराएंगे तो खर्चा होगा। तो जब खर्चा करेंगे तो ये मत बोलिएगा कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, नहीं, वो जो लायबिलिटी बना हुआ है उससे अब आप माइनस करना शुरू कीजिए अपने खर्चे। तो हम अगर 3 बात किए, फंड एक लायबिलिटी होता है, दूसरा बात फंड से रिलेटेड जो भी इनकम जनरेट होता है वो फंड में ही ऐड होता है, वो भी लायबिलिटी होता है, और फंड से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है सर वो फंड में ही माइनस कर दिया जाता है, उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करते। बात ठीक मेरा? सर टूर्नामेंट कराएं और मान लीजिए हम टिकट बेचे, तो ये जो टिकट बेच के पैसा आया ये इनकम होगा या नहीं? हम बोले नहीं, क्योंकि टिकट ये जो मैच हो रहा है ये मैच टूर्नामेंट के फंड के पैसे से हो रहा है, तो फंड के पैसे से आप कराए हैं तभी तो लोग आए हैं उस टूर्नामेंट को देखने के लिए, तो ये जो टिकट का पैसा भी होगा ये भी टूर्नामेंट के फंड का इनकम होगा और फंड में ही ऐड होगा। उसके बाद जो भी खर्चा करेंगे टूर्नामेंट में, चाहे हम सर उसके लिए चाहे हम अंपायर को फीस दिए हो, चाहे हम उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फीस दिए हो, ग्राउंड का फीस दिए हो, वो सारा खर्चा टूर्नामेंट का है, तो कहां से घटेगा, टूर्नामेंट फंड, उसमें जो इनकम हुआ जोड़ लिए, माइनस कर लिए एक्सपेंस। तो सर पैसा अगर बच गया तो लायबिलिटी अभी भी बचा हुआ है आपके पास, और अगर खत्म हो गया तो बहुत अच्छा बात, खत्म होना ही चाहिए था। सर क्या ऐसा हो सकता है? हम बोले कैसा?
एक केस तो आप ये बोल रहे हैं कि फंड का पैसा जितना मिला खर्चा उससे कम हुआ। मान लो 1,00,000 का फंड था, 5,000 का इंटरेस्ट मिला, सब मिला के 1,05,000 का मेरे पास फंड का लायबिलिटी बन गया। मैच कराएं, सिर्फ 95,000 ही खर्चा हुआ, मैच उसमें अच्छा से हो गया। तो सर 1,05,000 में 95 का एक्सपेंस किए तो अभी भी तो फंड के अंदर 10,000 बचा हुआ है। बोले हाँ, वो लायबिलिटी शो करते रहेगा। एक सिचुएशन 2, फंड 1,05,000, खर्चा भी 1,05,000। हम बोले ये तो बेस्ट सिचुएशन है कि सर अब सारा पैसा खर्चा हो गया है, कुछ नहीं बचा। सिचुएशन नंबर 3, फंड और उसका इनकम मिला के बन रहा है 1,05,000 और हम खर्चा कर दिए हैं 1,50,000। क्या ये ऐसा हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। तो 1,05,000 का लायबिलिटी था, एक्सपेंस कितना हो गया? 1,50,000। तो फिर खर्चा फंड से भी अधिक हो गया। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम बोले बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना और बहुत लॉजिकल भी है। फंड कितना का है मेरे पास? 1,05,000, तो ये मेरा लायबिलिटी है। हम खर्चा कितना किए? 1,50,000। तो 1,50,000 खर्चा किए तो 1,05,000 तो फंड का पैसा खर्चा कर दिए। बचा हुआ 45,000 रुपया हम कहां से खर्चा किए? हम बोले सर वो जर्नल अकाउंट में पैसा रखा हुआ था, वहां से खर्चा किए। तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि सर जब आप फंड का पैसा खर्चा करते हैं तो फंड से माइनस होता है, लेकिन जब फंड का पैसा खत्म हो जाए और उसके बाद भी आप खर्चा करते हैं उसी फंड के चीज के ऊपर, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा किए हैं वो एक्स्ट्रा खर्चा माना जाएगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, खर्चे साइड में लिखा जाएगा। बात समझ रहे आप मेरा? कि सर फंड का 3 ट्रीटमेंट सिखाएं। पहला, फंड एक लायबिलिटी है, उस पे होने वाला इनकम भी एक लायबिलिटी है और उस पे होने वाला खर्चा फंड से ही माइनस होता है। तो हम बोले पहला सिचुएशन, फंड का पैसा अधिक है और खर्चा कम किए तो फंड में पैसा बच गया तो लायबिलिटी दिखते रहेगा। दूसरा हम बोले कि सर जितना फंड में पैसा है उतना ही खर्चा भी हो गया, तो फंड और खर्चा कट के 0 बन गया। और तीसरा हम बोले कि फंड का पैसा जितना है खर्चा उससे अधिक किए हैं, तो सवाल उठेगा ना कि सर जब आपके पास फंड में 1,05,000 है तो 1,50,000 आप कहां से खर्चा कर दीजिएगा? हम बोले भाई ऐसा होता ही है, 1,05,000 का फंड था, जब तक हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएं चीजों का दाम बढ़ गया, ग्राउंड का फीस बढ़ गया, खर्चा 1,50,000 हो गया। तो जो 1,05,000 फंड था वो तो फंड से खर्चा कर दिए, रिमेनिंग 45,000 हम अपना जर्नल जो काम के लिए पैसा रखे थे उससे खर्चा कर दिए। तो जो जर्नल खर्चा हुआ है वो तो खर्चा है। तो हम बोल रहे हैं सर फंड जहां तक है वहां तक आप जो खर्चा कीजिएगा उससे आपका लायबिलिटी कम होगा, लेकिन फंड से अगर अधिक खर्चा होगा तो जो अधिक वाला पोर्शन है, जैसे 1,05,000 का फंड खर्चा किए 1,50,000, तो 1,05,000 में 1,05,000 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 45। जो रिमेनिंग एक्सेस 45 है वो आपका बैलेंस शीट में जुड़ जाएगा, क्योंकि वो तो जर्नल बिजनेस के खर्चे से खर्चा हुआ है। तो सर वो जर्नल खर्चा है तो वो कहां चला जाएगा? खर्चे के रूप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, जिसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड बोलते हैं कि सर ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो खर्चा है। इसी बात को यहां लिखें। आप ये जो 4 पॉइंट आप देखोगे ये इसी के ऊपर है जो आपके साथ अभी अभी हम डिस्कस किए। तो सर फंड क्या है? फंड इज द अमाउंट रिसीव्ड फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस एंड टू बी यूटिलाइज फॉर दैट पर्पस। बोल रहा है कि सर फंड क्या है? जो अमाउंट आपको मिलता है किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए और उसी स्पेसिफिक काम पे आपको उसको यूटिलाइज भी करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, टूर्नामेंट फंड, कोई फंड हो सकता है। उसके बाद दूसरा बात क्या लिखे हैं? When फंड इज रिसीव्ड इट इज लाइबिलिटी। बोले हाँ ये तो बताए हैं, जब फंड आपको मिलता है तो वो आपके लाइबिलिटी बन जाता है। एंड एनी इनकम रिलेटेड टू सच फंड, और इस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम होता है इज ऑल्सो लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी बन जाता है, ये इनकम नहीं होता है। एंड एडेड टू दी फंड, और फंड में जोड़ दिया जाता है। तीसरा, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम फंड। जो फंड से रिलेटेड खर्चा होता है वो खर्चा नहीं होता है, वो फंड से ही माइनस होता है। और चौथा बात क्या लिखे स्पेशल पॉइंट बोल करके? व्हेन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फंड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ फंड। जब खर्चा, फंड का खर्चा फंड के अमाउंट से भी अधिक हो जाए, देन
एक्सेस एक्सपेंस ओवर फंड इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो एक्सेस पैसा खर्च हुआ है फंड के भी ऊपर, जैसे 1,05,000 और 1,50,000, तो 1,05,000 के ऊपर का जो खर्चा मतलब 45,000, वो एक्सेस पैसा कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। और 1,05,000 वो सर फंड से माइनस कर देंगे, सब मिला के 1,50,000 का ट्रीटमेंट हो जाएगा। समझते हैं मेरा बात? इसी बात को हम पहले से लिख के रखें ताकि जब समझा दे तो आपको समझना लिखने में ज्यादा आसानी महसूस हो। अब बात करते हैं सर प्रेजेंटेशन कैसा होगा। बोले बहुत सिंपल प्रेजेंटेशन है दोस्त। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। सर ये कौन सा बैलेंस शीट है? हम बोले भैया ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यहां लिख देते हैं क्लोजिंग। अच्छा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है जी। ये रहा लायबिलिटी, और ये हो गया ऐसे। ठीक, कोई भी फंड, सर फंड तो यहां लिखा जाएगा। हम बोले हाँ, इसमें प्लस करेंगे फंड इनकम, कि सर फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है, चाहे डोनेशन मिला हो फंड के लिए, फंड इनकम। जैसे हम टूर्नामेंट कराएं तो टूर्नामेंट के लिए डोनेशन मिला, तो हम बोले सर टूर्नामेंट का डोनेशन इसी फंड में जोड़ दीजिए, और माइनस कर देंगे फंड एक्स। अगर पैसा बच गया तो प्लस में बाहर कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पैसा माइनस में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बैलेंस शीट में पैसा माइनस में। बात समझ रहे आप मेरा? तो हम बोले सर फंड प्लस इनकम माइनस फंड का एक्सपेंस, अगर प्लस माइनस करके प्लस में पैसा बच गया तो बाहर कर देंगे, और सर अगर माइनस में बचा तो इसका मतलब होता है कि खर्चा अधिक है, तो जो अधिक वाला पोर्शन है वो कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम बोले हाँ, इधर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। कि सर फंड को हो सकता है हम इन्वेस्टमेंट कर दिए हो। क्यों करते हैं? अरे भैया मेरे पास पड़ा रहेगा पैसा, तो मेरे पास जितना रहेगा वो हमेशा उतना ही रहेगा। बैंक में डाल देंगे तो कुछ पैसा बढ़ जाएगा जो ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसीलिए डाल देते हैं। बोले ओके, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी फंड का खर्चा जा सकता है? हम बोले हाँ, अगर आप खर्चा अधिक कर दीजिए और फंड का पैसा कम हो तो बिल्कुल जा सकता है। तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं कि सर जो एक्सेस वाला पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड मतलब डेबिट साइड में डाल दीजिए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है एक्सपेंडिचर, ये है इनकम। यहां क्या लिखते हैं? टू फंड एक्सपेंस। कौन सा फंड एक्सपेंस है ये? सर एक्सेस वाला पार्ट। वो जो एग्जांपल लिए थे 1,05,000 और 1,50,000 में जो 45,000 एक्स्ट्रा है वो वाला पार्ट, बाकी का जो 1,05,000 है वो तो यहां माइनस हो जाएगा। तो फंड तक का खर्चा यहां माइनस होगा, फंड से एक्सेस खर्चा जो होगा वो यहां का पार्ट बन जाएगा कि वो सब एक्सपेंस है। हम बोले हाँ। तो ये हुआ हम लोग का फंड के ऊपर बात। फंड के रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग कोई नया टॉपिक पे आएंगे। लिखिए, चलिए डीके का बुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मिलाइएगा। सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ चेतक क्लब? तो सर क्लब का नाम है चेतक क्लब जयपुर में, एज एट 31 ऑफ मार्च 2019। बुक्स कब बंद होता है? 31 मार्च 19 को। प्राइज फंड, सर प्राइज फंड एक लाइबिलिटी है? हम बोले हाँ। 80,000, डेट है 1 अप्रैल 18 का। तो सर ईयर के बिगिनिंग में 80,000 रुपया का प्राइज फंड का लाइबिलिटी है।
इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, ये क्या है सर? इनकम है। और हम बोले थे कि सर फंड से रिलेटेड इनकम नहीं माना जाता है, वो उसी लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है और जाके ऐड हो जाता है। तो सर ये जो 6,000 रुपया है ये आप प्राइज फंड में जोड़ दीजिएगा। प्राइज गिवन, सर ये तो खर्चा है, क्या करेंगे? फंड में माइनस। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, सर ये एसेट्स है, एसेट्स में लिखिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, ये भी सर इनकम है क्योंकि प्राइज जो फंड है उसके लिए डोनेशन मिला है, तो सर ये फंड में जुड़ जाएगा, ये भी लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। हम बोले हाँ। बोल रहा बताइए कैसे दिखाएंगे? सर बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट बनाएंगे और लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? प्राइज फंड, जिसका अमाउंट कितना है? 80,000। फिर लिखा था क्या? इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। हम जो इन्वेस्टमेंट किए थे उस पर इंटरेस्ट मिला, तो सर ये भी लाइबिलिटी बन जाएगा, जोड़ दिए। उसके बाद प्राइज गिवन और डोनेशन, सर डोनेशन जोड़ लो पहले, एक और लाइबिलिटी बन गया, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, अमाउंट इज 25,000। प्राइज गिवन, सर ये खर्चा है कि सर प्राइज के लिए फंड बनाए थे तो प्राइज दे रहे हैं तो खर्चा हो गया, ये क्या करेंगे? माइनस। कितना है? सिर्फ 10,000। और लास्ट बात है प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, सर ये तो एसेट्स है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितने का है? 60,000। तो सर हो गया, तो बस इसको जोड़ के बाहर कर दो। और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हाँ सर फंड का पैसा बहुत ज्यादा, खर्चा बहुत कम हुआ है, तो लाइबिलिटी बचा ही रह जाएगा। तो 80 + 6 + 25, 1,11,000 माइनस 10, तो कितना बचा? 1,01,000। आइए आंसर भी मैच करा ले। सर बैलेंस शीट में 1,01,000 सही है और एसेट साइड में 60,000 सही है। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़े। लिखा है, सो हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स while preparing the financial statement of a non profit organization। आपको बताना आप कैसे डील करोगे। टूर्नामेंट फंड, सर लाइबिलिटी में। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, सर ये इनकम है क्योंकि फंड के लिए आपको और पैसा मिला, तो सर टूर्नामेंट फंड में जोड़ देंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस, सर टूर्नामेंट फंड से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट, फंड इन्वेस्टमेंट, सर फंड में जोड़ देंगे क्योंकि ये भी इनकम है। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, सर ये भी इनकम है क्योंकि टूर्नामेंट कराएंगे तो टूर्नामेंट का खर्चा हो रहा है, उससे हम टिकट बेच के पैसा लाएं तो ये भी टूर्नामेंट का ही इनकम है, तो टूर्नामेंट में जोड़ दीजिएगा। चलिए शुरू कीजिए सर, बहुत सिंपल है ये तो। टूर्नामेंट फंड, कितना? 2 लाख। उसके बाद कंट्रीब्यूशन रिसीव ऐड कर दीजिए, कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट, अमाउंट इज 40,000। नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, अमाउंट इज 80,000। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट, ये भी इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इज 12,000। नेक्स्ट
रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट, ये भी इनकम है फंड का। रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट टिकट 20,000। चलिए प्लस माइनस किया जाए और पैसा निकाला जाए। तो सर 2,40,000 माइनस 80 1,60,000 प्लस 32 1,92,000। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिखा है हाउ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अशोक क्लब। हालांकि अशोक होना चाहिए वो, ठीक है कोई बात नहीं। टूर्नामेंट फंड है 1,50,000, टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट भी है 1,50,000। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सर ये तो फंड में जुड़ जाएगा। टूर्नामेंट एक्सपेंस 12,000, सर ये टूर्नामेंट के फंड से माइनस हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000। बोल रहा है जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पे 6,000 रुपया का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, मतलब सर मिलेगा, मिला नहीं है। हम बोले ठीक है। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? टूर्नामेंट फंड 1,50,000। और सर दूसरा है टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पूरा लिख ही दे क्या? $1,50,000। सर इसको अंदर क्यों लिखे बताएंगे। अगला नाम इनकम, तो सर इनकम तो प्लस हो जाएगा। इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट इन्वेस्टमेंट कितने का? 18। टूर्नामेंट एक्सपेंस जो की है 12,000। सर ये तो ठीक ही है। हाँ ये ठीक ही है। नीचे इंटरेस्ट अक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, 6,000 रुपया का इंटरेस्ट अक्रू हो गया। तो सर इन्वेस्टमेंट जो किए थे 1,50,000 का, उस पर 6,000 रुपया का इंटरेस्ट अक्रू है, मतलब हमको अभी तक मिला नहीं है, लेकिन अब वो मेरा इनकम है, हमको आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर। तो क्योंकि सर ये टूर्नामेंट फंड का इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पे इनकम हुआ है, तो वो इनकम तो यहां जुड़ेगा। हम बोले हाँ यही तो हम सिखाए भी हैं। तो सर इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, टीएफ का मतलब टूर्नामेंट फंड, कितने का? 6,000। लेकिन क्योंकि वो मिला नहीं है तो सर वो तो आउटस्टैंडिंग है, तो मेरे लिए एसेट्स है। हम बोले हाँ, तो जो इन्वेस्टमेंट हम किए हैं उस पे ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब इंटरेस्ट मिल जाता है तो एंट्री क्या करते हैं? जब हम लोग को मिलता है तो एंट्री होता है सर पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये तो सर रिसीविंग का एंट्री है जब मिल जाए। लेकिन अगर अक्रू करे तो बैंक तो लिखेंगे नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। अगर हम 1,50,000 जमा किए हैं, 6,000 का हमको इंटरेस्ट मिलना है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ जाएगा? 6 से, और मेरा इन्वेस्टमेंट 1,56,000 हो जाएगा टू इंटरेस्ट। तो सर जो इंटरेस्ट का इनकम है वो तो ऐड कर देंगे, वो तो हम ऐड कर दिए, और जो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है उसको बढ़ा दीजिए, प्लस अक्रूड। $6,000। सर मान लीजिए नीचे में लिखा रहता रिसीव्ड,
तो फिर हम लोग यहां ऐड नहीं करते, हम बोले नहीं, तो हम लोग यहां पर ऐड नहीं करते। 1,56,000 ये बाहर, अब इसका प्लस माइनस करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1,62,000। तो ये निकल गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। मैच कराइए, मैच कर रहा होगा, लिखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का नंबर है 7। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर एक बात है वो हम क्यों लिखे हैं डिस्कशन भी करेंगे। लिखा हुआ है, सो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो सर बुक्स बंद होता है 31 मार्च 2020 को। बिल्डिंग फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2019 8 लाख। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, तो सर ये तो फंड का इनकम है, फंड में जुड़ जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो सर ये फंड पे खर्चा है तो फंड से घट जाएगा। कैपिटल फंड 10 लाख। लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। सर ये दो नया आइटम है, क्योंकि कैपिटल फंड है तो सर ये भी लाइबिलिटी है। और लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड, इसके बारे में बात होगी कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या है। पहले चर्चा करते हैं कि सर जो बिल्डिंग फंड है उसके बारे में बात कर लो। हम बोले आओ 31 मार्च 2020। बिल्डिंग फंड, सर आप जगह क्यों छोड़े, अभी लिखना मत, बस समझाने के पॉइंट से। बिल्डिंग फंड कितना है 8 लाख। गुड सर, इसके ऊपर डोनेशन मिला बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जो कि कितने अमाउंट का है 12 लाख। और फिर बिल्डिंग खरीद लिए, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जो कितने अमाउंट का है 7 लाख। उसके बाद है कैपिटल फंड, क्योंकि ये भी एक फंड है तो सर फंड तो लायबिलिटी होता है, अमाउंट है 10 लाख। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव। हम पहले लाइफ मेंबरशिप फी के साथ शुरू करना चाहते हैं। इसमें आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है कि सर ये जो गणना पे बाहर कर दीजिएगा तो 13 लाख रुपीस बाहर आ जाए। कैपिटल फंड भी एक फंड है तो फंड तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में लिखे हैं। लाइफ मेंबरशिप फी, पहले इसी पे डिस्कशन कर ले कि क्या है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब होता है वैसा फीस जो जिंदगी में किसी भी मेंबर को उस संस्था के अंदर जिसमें वो मेंबर है सिर्फ एक बार देना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। बहुत जगह ऐसा होता है कि आप एक बार पैसा दे दो, जीवन में दोबारा आपसे कोई एडमिशन फीस नहीं मांगा जाएगा। तो ये क्या है, हम बोले मतलब सर, अरे भैया हमको फीस मिला है, जो पैसा मिला है वो क्या है, या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, क्योंकि जो मिल रहा है या तो इनकम बनाएगा आपके लिए, वो लायबिलिटी बनाएगा, और क्या बना सकता है। एसेट्स तो तब बनता है जब आप खर्चा करते हैं। तो सर पैसा मिला है लाइफ मेंबरशिप फी के नाम से, ये इनकम होना चाहिए या लायबिलिटी होना चाहिए, इसी पे डिस्कशन है हम लोगों का। मेरा बात को समझिएगा कि हम किसी चीज को इनकम कब बोलते हैं, हम किसी चीज को इनकम तब बोलते हैं जब वो लगातार होता हो, मतलब बार 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 बार, तब हम बोलते हैं ये इनकम है। या फिर वो बहुत ही छोटे अमाउंट का हो, तब हम बोलते हैं कि ठीक है ये बार बार नहीं होगा लेकिन बहुत छोटे अमाउंट का है तो भी ये इनकम। लाइफ मेंबरशिप फी को हम इनकम तब बोल सकते हैं जब ये इनकम हमको बार 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 हो, लेकिन ये इनकम तो एक ही बार होगा। क्यों? क्योंकि सर एक मेंबर तो ये इनकम आपको एक ही बार देगा पूरा जिंदगी में, उससे दोबारा तो मिलना नहीं है। तो लाइफ मेंबरशिप फी इज नॉट इनकम। लाइफ मेंबरशिप फी इनकम नहीं है, वो क्या है, लायबिलिटी है। तो सर अगर वो लायबिलिटी है तो आप लायबिलिटी साइड में लिख दो। हम बोले हाँ, आप लायबिलिटी साइड में चाहे तो उसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं
या फिर आप यहां फंड में जोड़ के लिख सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप कितने का है? 50,000। क्यों? क्योंकि सर ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है। किसी को इनकम तब बोलते हैं जब वो रेकरिंग इन नेचर हो, या फिर वो बहुत ही छोटे अमाउंट का, तब हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ये इनकम है। लेकिन जो इनकम रेकरिंग ना हो, मतलब जिसका बार बार रिसिप्ट होने का चांसेस हो ही ना, उसको हम लोग बोलते हैं सर ये आपका इनकम नहीं है, ये एक तरह का लायबिलिटी है। तो लाइफ मेंबरशिप फी को इंडिविजुअली आप अकेले लिख सकते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी 50,000। अदरवाइज हम लोग उसको कैपिटल फंड में भी जोड़ के लिख सकते हैं, दोनों सही है। बात ठीक है मेरे यहां तक? तो सर लाइफ मेंबरशिप का बात खत्म हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सर ये नॉन रेकरिंग इन नेचर है, ये बार बार हमको रिसिप्ट नहीं होता है एक मेंबर से, सिर्फ जीवन में एक बार वो देता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ मेंबरशिप फी इज ए लायबिलिटी। बात खत्म। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? हम बोले सर या तो आप कैपिटल फंड में जोड़ के लिख लो, या फिर आप अलग से लाइफ मेंबरशिप फी का पैसा अलग से लिख लो। दोनों में से जो सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। बुक दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक बात। अब आते हैं इस चर्चा पे। अभी तक हम लोग जो फंड का डिस्कशन कर रहे थे वो किस तरह का डिस्कशन था, हम बताएं आपको कि जो फंड हमको मिलता है वो फंड का इस्तेमाल हम लोग खर्चा करने पे करते हैं। मतलब उससे कोई एसेट्स जनरेट नहीं होगा, जैसे टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड। ये जो पैसा हमको मिलता है, क्या इससे कोई एसेट्स का क्रिएशन होगा अगर हम इस पैसे को खर्चा करेंगे? तो नहीं। टूर्नामेंट कराने के लिए पैसा लिए तो सर लायबिलिटी है। खर्चा कर देंगे, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा देंगे, टूर्नामेंट हो जाएगा, तो क्या कोई एसेट्स बन जाएगा? नहीं। आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर कोई फंड फिक्स एसेट्स को परचेज करने के पर्पस से लिया गया हो तो उसमें एक झमेला आ जाता है। वो झमेला क्या है वो समझिएगा। हम बोले सर हम दो सिनेरियो में डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। फंड फॉर एक्सपेंस, फंड मिला है खर्च करने के लिए, जो अभी तक हम लोग सीखे थे, जैसे टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, ये सब। और दूसरा होता है फंड फॉर फिक्स एसेट्स, आपको फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, या कोई बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सब के लिए। तो पहले इसका बात करते हैं। फंड जब मिलता है, व्हेन फंड इज रिसीव्ड, तो सर खर्चा वाला जो फंड मिलता है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी फंड है उसका नाम। जैसे मान लीजिए हमको टूर्नामेंट या मैच फंड मिला, तो टू मैच फंड। क्या मैच का जो फंड है उससे कोई एसेट्स क्रिएट होगा? हम बोले ना ना ना, कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होगा। और सर जब यहां पे हमको मिलता है एसेट्स खरीदने के लिए, व्हेन फंड इज रिसीव्ड, तो यहां पे एंट्री क्या होता है? सपोज कर लेते हैं हम लोग को बिल्डिंग का फंड मिल रहा है, तो एंट्री होगा सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। कोई दिक्कत? पैसा भी लिख लो, 1 लाख। पहला एंट्री हो। उसके बाद दूसरा, हम मैच ऑर्गेनाइज किए और खर्चा कर दिए, एक्सपेंसेस ऑन मैच। तो सर हम तो ये फंड लिए ही थे खर्च करने के लिए, खर्च कर दिए पूरा 1 लाख रुपए, तो एंट्री क्या होगा? बोले सर पैसा जाएगा, 1 लाख पैसा गया। तो जब सर जिस काम के लिए थे उस काम को जब कर दिए तो मेरे लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। हम बोले हाँ। तो सर मैच फंड को डेबिट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। और जब हम किसी फिक्स एसेट्स के लिए लेते हैं, अब हम उस फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हैं फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट,
सर आप बिल्डिंग खरीद लिए, आप बिल्डिंग के लिए ही फंड जमा किए थे लोगों से बोल के, बिल्डिंग आप बना लिए, तो एंट्री क्या होगा, पैसा तो जाएगा। यहां पे क्या लिखेंगे आप देखो, यहां क्या लिखे थे सर, फंड का पैसा खत्म किए तो फंड को डेबिट करके लायबिलिटी खत्म किए, तो सर आप यहां भी लिख दो बिल्डिंग फंड, खत्म हो गया। सो सिंपल। हम बोले नहीं, दिस इज रॉन्ग। सर गलत कैसे, फंड के लिए पैसा मिला था, अब हम उस फंड से बिल्डिंग बना लिए तो लायबिलिटी खत्म होना चाहिए। हम बोले गलती यह है दोस्त कि जब हम बिल्डिंग बनाए तो मेरे लिए बिल्डिंग बुक्स के अंदर आना चाहिए। इस एंट्री को करने से बिल्डिंग का तो अकाउंट बना ही नहीं कहीं, बिल्डिंग खड़ा है तो बिल्डिंग मेरे बुक्स में दिख कहां रहा है, क्योंकि इस एंट्री को करने से तो बैंक कट गया, फंड कट गया, तो बिल्डिंग कहां क्रिएट हुआ। ये तो एंट्री ही गलत है बिल्डिंग खरीदने का। बिल्डिंग खरीदने का एंट्री क्या होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कि भाई अगर बिल्डिंग खरीदे हैं तो बिल्डिंग को डेबिट होना है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब ये सही एंट्री है, लेकिन ये एंट्री करने से लायबिलिटी तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सर अगर हम लोग उस पैसा को उसी पर्पस के लिए जिसके लिए बना था हम यूज कर लिए तो ये लायबिलिटी खत्म होना चाहिए था। हम बोले बिल्कुल, लेकिन यहां पे तो हो रहा था, यहां पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बिल्डिंग खरीदे तो एंट्री हुआ बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जबकि यहां पे तो आप सीधा फंड को डेबिट किए और खर्चा कर दिए। हम बोले यहां पे ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो फंड बना था फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंस, खर्चा करने के लिए फंड बना था, और ये जो फंड बना है खर्चा करने के लिए नहीं, एसेट्स बनाने के लिए मिला था, कि सर एसेट्स खरीदना है। कौन सा एसेट्स, फिक्स एसेट्स। तो जब हम लोग फिक्स एसेट्स खरीदे तो लायबिलिटी भी वही है, एसेट्स भी वही है। हम बोले सर ये लायबिलिटी खत्म करना पड़ेगा। हम बोले हाँ, इसमें तीसरा एंट्री फिर होता है। यहां तक का बात समझ में आ रहा है आपको। अब तीसरा बात, फॉर कैंसिलेशन ऑफ फंड, जो बिल्डिंग फंड है उसको कैंसिल करेंगे तो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्डिंग खरीदे हैं, 1 लाख, फंड भी 1 ही लाख का था, वो कैंसिल हो गया। और जानते हैं क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल फंड। यही नया बात आपको सीखना है कि सर जब फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो फिक्स एसेट्स के केस में जब हम लोग खर्चा कर देंगे तो जो अमाउंट का हम खर्चा किए हैं उतने अमाउंट से मेरा क्या घट जाएगा, मेरा फंड घट जाएगा। फिर वो खर्चा कहां जुट जाएगा, कैपिटल फंड में। क्योंकि एंट्री को आप ध्यान से देखो तो सर एंट्री कुछ इस तरह से हुआ है, जिसमें मेरा फंड, बिल्डिंग फंड कैंसिल करने पे कैपिटल फंड में पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है, तभी ये बिल्डिंग का फंड कैंसिल होगा। तो सर ये 7 लाख रुपया है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा किस चीज का, बिल्डिंग फंड। कितना, 7 लाख। और तो और सर एसेट साइड में भी एक चीज आएगा, बोले क्या, बिल्डिंग। अब इसको जोड़ सकते हैं तो 17,50,000। आई होप आपके दिमाग में ये बात जा रहा है कि सर जब फिक्स एसेट्स वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा। एक कि सर जितने रुपए से आपका फंड में खर्चा होगा वो फंड का खर्चा कहां जुड़ेगा, कैपिटल फंड के अंदर। दूसरा बात, जितना रुपए का फिक्स एसेट्स खरीदे हैं उतना से फिक्स एसेट बन भी जाएगा कि हाँ बिल्डिंग 7 लाख रुपए आ जाएगा फिर मेरे, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। सर मान लीजिए जैसे फंड था 20 लाख, मान लीजिए हम यहां पे 22 लाख का बिल्डिंग खरीदते, तो बोले हाँ बिल्डिंग अगर हम 22 लाख का खरीदते तो बिल्डिंग में तो 22 ही लाख आता और बैंक 22 लाख से घट जाता सेकेंड एंट्री। लेकिन फंड तो मेरे पास 20 ही लाख है और हम सिखाए हैं फंड से अधिक खर्चा कीजिएगा तो जो फंड रहेगा वो बस अपने तक ही माइनस होगा। मतलब अगर ये 20 लाख है और हम बिल्डिंग 22 लाख का खरीद लिए हैं
तो यहां पे जो खर्चा आप दिखलाइएगा वो सिर्फ 20 ही दिखलाइएगा, और यहां पे जो फंड ट्रांसफर होगा वो भी 20 लाख ट्रांसफर होगा, क्योंकि मेरे पास फंड कितने का होता, सिर्फ 20 लाख। तो अगर आप महंगा बिल्डिंग खरीद लिए तो कोई बात नहीं, वो आप बिल्डिंग महंगा लिख लीजिए, बैंक उतना घट जाएगा। लेकिन जब आप खरीद लीजिएगा तो आपका फंड का दायित्व खत्म, कि हाँ फंड जितना पैसा का मिला था हम उससे अधिक का बिल्डिंग खरीद लिए, तो मेरा फंड तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो जितना फंड रहेगा उतना ही कैंसिल होगा। 22 लाख नहीं लिख सकते, फिर तो नेगेटिव आने लगेगा। और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सर जो एक्स्ट्रा पैसा है वो खर्चा हो जाए। खर्चा कैसे हो जाएगा, एसेट्स खरीदे, फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स वाले केस में अगर हम लोगों का फंड से अधिक खर्चा हो जाए तो हम लोग का फंड सिर्फ वहीं तक घटेगा जहां तक फंड है, और जितना से हम लोग का फंड घटेगा उतना ही रुपया का हम लोगों का कैपिटल फंड के अंदर वो फंड का पैसा ऐड किया जाएगा। ठीक है बात मेरा। हालांकि हम लोग के एग्जाम में ऐसा टेस्ट किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ये समझने का बात था कि सर फंड दो तरह का होता है। एक फंड होता है एक्सपेंस के पर्पज से, एक फंड होता है फिक्स एसेट्स को खरीदने के पर्पज से। जब हम लोग एक्सपेंस के पर्पज से फंड मिलता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नॉर्मल चलता है। लेकिन अगर किसी फिक्स एसेट्स को खरीदने के पर्पज से फंड अगर रिसीव होता है तो उसमें एक चक्कर आ जाता है। वो चक्कर क्या है कि जब आप फिक्स एसेट्स खरीद लेते हैं तो आपका फंड एक्सपेंस को माइनस करना वो तो कर ही देते हैं, लेकिन फिर सर वही एक्सपेंस कहां जाके जुड़ जाता है, कैपिटल फंड में, कि आपको आपका फंड का बैलेंस माइनस करना होता है। बात समझते हैं आप मेरा। चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको इलिस्ट्रेशन में मिलेगा, आप वहां जरूर ट्राई कीजिएगा। लिखिए, चलिए अगला टॉपिक है कि कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। मेनली कैपिटल और रेवेन्यू में मेन डिफरेंस ये है कि कैपिटल आइटम उसको बोला जाता है जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर हो। मतलब सर वैसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है, या वैसा इनकम जो बार बार नहीं होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल आइटम। और रेवेन्यू आइटम किसको बोलते हैं, जो लगातार बार बार हमेशा रिपीटेटिव इन नेचर हो, बार बार हमेशा होते रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू आइटम, चाहे वो इनकम के रूप में हो चाहे वो एक्सपेंस के रूप में। तो हम दो हिस्सा कर लिए। हम बोले सर कैपिटल में रिसिप्ट हो सकता है, कैपिटल में एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू में रिसिप्ट हो सकता है, रेवेन्यू में एक्सपेंस भी हो सकता है। तो जो भी आइटम कैपिटल रिसिप्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वो लायबिलिटी है, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग रिसिप्ट है, आपको मिला। तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज मिलता है तो या तो वो इनकम होता है या तो वो लायबिलिटी होता है। तो अगर कोई चीज हमको मिला तो कैसे पता चले सर कि ये इनकम है या लायबिलिटी है। तो हम बोले बहुत ही सिंपल सा है बात है, उस आइटम से ही पूछ लो कि भाई क्या तुम रेकरिंग नेचर के हो या तुम क्या तुम रेकरिंग नेचर के हो या नॉन रेकरिंग नेचर के हो। रेकरिंग मतलब बार बार, तुम हमको बार बार मिलते रहोगे, या फिर एक बार मिल गए हो अब दोबारा तुमसे मिलने का उम्मीद नहीं है। तो जवाब से मालूम चलेगा कि सर अगर वो बोलता है कि हाँ भाई हम तो बार 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 मिलेंगे तो फिर वो इनकम है, और अगर जवाब मिलता है ना हम तो एक बार मिल गए हैं अब बहुत कम उम्मीद है हम मिलेंगे, तो सर फिर वो लायबिलिटी। ठीक बात। तो कोई भी रिसिप्ट जो कि नॉन रेकरिंग नेचर का हो वो कैपिटल रिसिप्ट है और वो लायबिलिटी की तरह दिखाया जाता है। एग्जाम्पल हम बोले सर फंड, और एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फी, और एग्जाम्पल लेगेसी। लेगेसी का मतलब विरासत में कुछ मिलना। क्या विरासत में हमेशा मिलते रहता है, ना वो जीवन पर्यंत कोई दे एकाध ऐसा इंसान जो अपना वसीयत में हमको कुछ देना चाहता है। तो ये सारे क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है सर। और क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये हम लोगों का लायबिलिटी है। उल्टा अगर कोई रिसिप्ट रेकरिंग इन नेचर हो, मतलब वो बार बार होते रहेगा लगातार साल में कई बार, तो हम लोग उसको बोलेंगे सर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है और ये इनकम है। जैसे सब्सक्रिप्शन, छोटा मोटा स्मॉल अमाउंट का डोनेशन, एंट्रेंस फी,
तो सर ये सारी चीज क्या है हम लोगों के लिए? इनकम। उसी तरह खर्चा भी हो सकता है। अगर कोई एक्सपेंस बार बार लगातार होते रहेगा तो सर फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है और उसको खर्चा बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस आपको लगता है कि सर ये बहुत ही मुश्किल से होता है, जैसे फिक्स एसेट्स, हम बिल्डिंग में खर्चा किए, बिल्डिंग बना लिए, क्या बिल्डिंग हम रोज बनाएंगे, हर महीना हर साल बनाएंगे? नहीं, एक बार बना लिए सर, अब पता नहीं 20 25 50 साल लग जाएगा अगला बिल्डिंग बनाने में। तो सर बिल्डिंग मेरे लिए कौन सा खर्चा है? हम बोले सर ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंस है, आपके लिए वो एसेट्स बन जाएगा। तो अगर खर्चा नॉन रेकरिंग नेचर का हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस और वो मेरा क्या बन जाता है? एसेट्स। और अगर खर्चा रेकरिंग नेचर का हो तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस और वो क्या बन जाता है मेरे लिए? एक्सपेंडिचर, कि सर वो खर्चा बन जाता है। बात ठीक? अब सुनिएगा, अब कोई आइटम है जो बाय नेचर आप जानते हैं कि भाई ये इनकम होता है, जैसे हम बोले सर सब्सक्रिप्शन, इन जनरल सब्सक्रिप्शन इज इनकम, कि सर सब्सक्रिप्शन जो होता है जनरली इनकम होता है, क्योंकि चंदा हमको हर महीना हर साल लेना रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि कैपिटलाइज 40% ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो फिर आप क्वेश्चन को ये नहीं बोलिएगा कि नहीं नहीं हम कैपिटलाइज कैसे कर सकते हैं, ये तो इनकम है। कैपिटलाइज, क्योंकि इनकम को कैपिटलाइज कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। अगर हम किसी इनकम को, जो हमको पता है इनकम है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि इसको कैपिटलाइज करो तो कैपिटलाइज करने से वो इनकम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। सिमिलरली अगर किसी एक्सपेंस को क्वेश्चन बोले, तुमको पता है, जैसे हम बोले रेंट, सैलरी, ये सब एक्सपेंस है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये बोले कि नहीं इसको कैपिटलाइज करो तो क्वेश्चन से कोई बहस नहीं। कैपिटलाइज करने बोला तो एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने से क्या बनता है? एसेट्स। और इनकम को कैपिटलाइज करने से क्या बनता है? लायबिलिटी। तो इस बात को भी हम लिख रहे हैं, अगर हम किसी इनकम को कैपिटलाइज कर दे, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। आपको हम दिखाएंगे अभी। और अगर किसी एक्सपेंस को क्वेश्चन बोले कैपिटलाइज करो, क्वेश्चन बोला भाई कैपिटलाइज कर दो इसको, तो फिर हम बोलेंगे सर ये एक्सपेंस क्या बन जाएगा? एसेट्स। आई होप आप समझ रहे हैं कि सर इनकम को कैपिटलाइज करने से लायबिलिटी बनता है और एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने से एसेट्स। क्यों? हम बोल रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है इसीलिए। कैपिटलाइज करने का मतलब ही होता है कि वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो क्योंकि इनकम क्रेडिट होता है, उसको कैपिटलाइज करने से सर क्रेडिट में लायबिलिटी बनता है। एक्सपेंस क्योंकि डेबिट होता है, तो एक्सपेंस को कैपिटलाइज करके उसका नाम बदलने से क्या बन जाएगा? वो एसेट्स। ठीक बात यहां तक? तो ऐसा कब होगा? जब क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ऐसा करना है आपको, कैपिटलाइज करने बोलेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि अगर इनकम है, पढ़ के लगा सर ये इनकम, जैसे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, आपका डोनेशन, ये सब मेनली क्या होता है? इनकम। अगर क्वेश्चन बोला नहीं नहीं कैपिटलाइज कर लो, तो सर जितना पोर्शन वो कैपिटलाइज करने बोलेगा, मान लीजिए हमको मिला एंट्रेंस फी 1 लाख, तो ये इनकम है इन जनरल। क्वेश्चन बोल रहा है नहीं 50% कैपिटलाइज होगा, तो हम बोलेंगे सर 1 लाख का 50% 50,000, तो जो 50,000 रुपीज 1 लाख में है वो लायबिलिटी बन जाएगा और बचा हुआ 50,000 इनकम के रूप में दिखाया जाएगा। समझते हैं बात? इस पोर्शन को भी आप लिखिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। हाउ विल यू डील विथ द एंट्रेंस फी while preparing the final account for the year ended 31st March 17 in each of the following alternative cases? बोल रहा है बताइए एंट्रेंस फी के साथ आप किस तरह डील करेंगे। नीचे में 1 2 3 4 केस दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये जानना होता है, हम एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एंट्रेंस फी मेरे लिए क्या है? इनकम। अगर मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो हम जब कोई प्रोग्राम कराते हैं तो लोग उसमें एंट्री लेते हैं, तो हम उसके लिए एंट्री का फीस लेते हैं।
तो हमको जो एंट्री का फीस मिलता है वो क्या है? इन जर्नल इनकम है सर, क्योंकि हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, साल में 2 4 5 प्रोग्राम कराते रहते हैं, एंट्री फीस मिलते रहता है हमको, तो ये रेकरिंग है, तो मेरे लिए तो इनकम है ये। क्वेश्चन केस नंबर 1, ड्यूरिंग द ईयर 16-17 का मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 31 मार्च 17, पूरा 12 महीना का ईयर है। एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000, पहला केस खत्म। बोल रहा है हमको 1,50,000 का एंट्रेंस फी मिला, बताओ क्या करेंगे? सर ये इनकम है, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन, तो क्या मानेंगे एंट्रेंस फी को? इनकम। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख दीजिए बाय एंट्रेंस फी, कितने का? 1,50,000। केस नंबर 1 खत्म, इसमें कुछ बहुत बात ही नहीं था। तो सर पहला केस तो हो गया, तो पहला केस आप लिख लीजिए कि बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन कुछ बोला ही नहीं है, और एंट्रेंस फी बाय नेचर क्या होता है? हम बोले सर बाय नेचर वो इनकम होता है, तो इनकम साइड लिख दिए। सेकेंड नंबर केस 2, तो सर केस नंबर 2 पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000, एंट्रेंस फी मिला 1,50,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज रेवेन्यू रिसिप्ट। बोल रहा है क्लब का ये पॉलिसी है कि वो एंट्रेंस फी को रेवेन्यू रिसिप्ट मानता है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? इनकम। तो सर इनकम मानता है, तो केस नंबर 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय एंट्रेंस फी 1,50,000, ये इनकम होगा। बात समझ रहे हैं आप मेरा? थर्ड नंबर पे आइए, केस नंबर 3, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके कि सर बैलेंस शीट में भी सेकेंड केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। थर्ड केस, ड्यूरिंग द ईयर 16-17, सर थर्ड नंबर केस, केस नंबर 3 क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000, फिर मिला 1,50,000। इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ट्रीट द एंट्रेंस फी एज कैपिटल रिसीव्ड। बोल रहा है कंपनी का ये पॉलिसी है कि वो एंट्रेंस फी को कैपिटल रिसिप्ट मानता है। तो सर अगर किसी इनकम को कैपिटलाइज कीजिएगा तो वो क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो सर ये जो 1,50,000 मिला है वो इनकम में नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का पॉलिसी क्या है कि वो उसको कैपिटल रिसिप्ट मानता है, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब लायबिलिटी। तो कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। एंट्रेंस फी 1,50,000, केस नंबर 3 भी हो गया। चलो केस नंबर 4 पढ़ो। ड्यूरिंग द ईयर 16-17 एंट्रेंस फी रिसीव्ड 1,50,000, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 40% ऑफ द एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज। कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से 40% एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है। एंट्रेंस फी क्या है? इनकम, उसका 40% कैपिटलाइज करना है। तो जो सर 40% जिसको कैपिटलाइज करना है वो बन जाएगा लायबिलिटी, और बाकी बचा हुआ 60% सर वो इनकम का इनकम रहेगा। हम बोले गुड, अब आप समझ गए। तो सर इनकम में लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी। क्या 1.5 लाख लिखेंगे? ना 1.5 लाख क्यों लिखिएगा सर? 1,50,000 में 40 तो कैपिटलाइज हो गया, तो 60 बच गया, 90। और सर लायबिलिटी में कितना लिखेंगे? 40%। तो सर 1,50,000 का, ओ ऐसा भी हो सकता है। हम बोले हाँ, क्वेश्चन जो बोलेगा वो तो मानना ही पड़ेगा। हम मान लीजिए आपको बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन इनकम है भी इनकम, सही बात है, लेकिन क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि ना कैपिटलाइज करो, तो फिर क्वेश्चन का बात मानेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला? 1,50,000 का एंट्रेंस फी मिला, तो मेरे मन में आया कि सर ये तो इनकम है। हम बोले बिल्कुल, लेकिन जब आगे क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन बोलता है 40% कैपिटलाइज हो जाएगा, तो सर 40% लायबिलिटी बन जाएगा। बना दिए कि सर कैपिटलाइज, इनकम को कैपिटलाइज कीजिएगा तो लायबिलिटी, एक्सपेंस को कैपिटलाइज कीजिएगा तो एसेट्स। तो 1,50,000 का 40% 60,000।
तो 1,50,000 में अगर 60,000 रुपया का लाइबिलिटी है तो रिमेनिंग 90,000 क्या है? बोले वही इनकम का इनकम। तो 1,50,000 का 60% 90,000। ये क्या खत्म हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 का बात लिखिए। ये था केस नंबर 4। सॉरी, ये केस नहीं बदले हम, आप लिखो कि सर ये केस नंबर 4 का सॉल्यूशन है, लिखिए।